2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं। ट्रेनर विवेक जी का स्वागत राजशेखर भाई जी कर रहे हैं। अवतार भाई जी का, रामकृष्ण भाई, अवतार भाई जी का स्वागत। खाद्य सुरक्षा मानकों पर जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, उनमें से टॉप 10 की सूची में आपका नाम अंकित है। मास्टर ट्रेनर ये आदरणीय भ्राता विवेक कुमार पाठक जी। ये बहुत सुखद संयोग है कि पूरे देश में जो प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार के, वो टॉप 10 की लिस्ट में, और वो आपके पास आए हैं चल करके दिल्ली से। तो उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा के मानक, उसके अधिनियम निरंतर पेचीदे होते जा रहे हैं, और समय समय पर इनके लिए वो ट्रेनिंग जो होनी ज़रूरी है, जो हम लोग किचन में काम करते हैं या जो अन्य भी किचन से संबंधित हैं या किचन में आना जाना भी करते हैं, उन सभी के लिए। इसलिए ये प्रशिक्षण जो है हम सबको लेना जो है अनिवार्य है, और इस प्रशिक्षण को लेने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि खाद्य सुरक्षा के क्या नियम हैं और हमें उसमें क्या बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से हमें किचन का काम करना चाहिए, या किचन में या खाना सर परोसते हैं या बर्तन हैं या कुछ और चीज़ें हैं जिस तरह से भी हम कार्य करते हैं जो ये खाद्य से संबंधित है, या हम खाली किचन में जाके चक्कर भी लगाते हैं खाना बनते समय, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसके बारे में ये सब आपको जो आए हुए हैं दिल्ली से और राज्य सरकार से, आपको सब जानकारी देंगे। इनका हम अग्रिम एक बार पुनः हार्दिक ये स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर प्रताप जी अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे आज की ट्रेनिंग के प्रति। ओम शांति। आदरणीय शशि दीदी जी, हमारे आदरणीय मेहमान, और आप सभी भाई और बहनों, हम सभी इस बात का महत्व तो समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। हम कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन, और स्वास्थ्य के लिए भी भोजन का महत्व है। तो भोजन कैसा हो वो हमें पता है, हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजन की सुरक्षा कैसे हो, भोजन कैसे सर्व किया जाए, कैसे बनाया जाए और वो सुरक्षित हो। क्योंकि हम आए दिन समाचार पत्रों में ये समाचार भी सुनते रहते हैं कि कहीं कुछ लोग बीमार हो गए भोजन करने से। तो सरकार ने भी एक नियम बनाया, भोग मैनुअल बना है, जिसमें चाहे कोई टेम्पल है, मंदिर है, उन सब के ऊपर ये अधिनियम लागू होता है कि भोजन सुरक्षित बने और सुरक्षित ही सर्व किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी बारीकियों को समझें और नियमों का पालन करें। हम
हम ये समझते हैं, जैसे जीतू भाई ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम भोजन स्वच्छ बने, सुरक्षित बने और सब लोग स्वस्थ रहे भोजन सेवन करने के बाद। और फिर ये क्योंकि मैंडेटरी हो गया है, नियम बन गया है, कानून बन गया है, तो उसका पालन तो हमें करना है। तो इसलिए हम सभी इस बात को ध्यान में रखें कि जहाँ भी हम हैं, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे मधुबन में है या पांडवन ज्ञान सरोवर में है, सब जगह हमें भोजन की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नियमों का पालन करना है। तो आज उसकी जानकारी मिलेगी। हम अपने मेहमानों का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप समय निकाल कर आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबको वो बारीकियों को और उनकी जो सूक्ष्म बातें हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित सुश्री ब्रह्म कुमारी शशि दीदी जी को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी जो ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नई दिल्ली और खाद्य आयुक्त जयपुर की तरफ से ये एक शिविर हमने रखा है कि स्वच्छ शरीर में ही या स्वस्थ शरीर में ही सरस्वती का वास होता है। जैसे सर ने बताया, जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार सात्विक होंगे, और अगर हम लोग नॉनवेज का, अगर हम लोग राक्षसी खाने का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बुद्धि भी ठीक उसी प्रकार होगी। तो हमारा आज का जो मेन मोटिव है कि भाई भोजन बनाना, सर्व करना तक ही सीमित नहीं है, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हम लोगों पर डिपेंड करता है। ये इंटरनेशनल स्थल है जहाँ पर पूरे विश्व से श्रद्धालु मान लो, सेवादार मान लो, यहाँ आते हैं। अगर उनको हम लोग स्वस्थ खाना नहीं दे पाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और उनका जो ये जर्नी है बिल्कुल ही क्या कि ख़राब हो जाएगी। आज ये हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसी वजह से क्या है कि हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और हमारा आयु काल भी कम हो रहा है। ये सब क्या है कि अनहाइजीनिक कंडीशन से, या स्वस्थ जो हमारा फूड सेफ्टी, भारत सरकार जो है इसके लिए बहुत ही सजग है। और मैं भी आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस प्रोग्राम को आप बहुत ही गहनता से सुनेंगे और उसको क्या है कि एप्लीमेंट भी करेंगे। सुनना नहीं है अपने को, उसको अपने जीवन में धारना है। और सबसे अच्छा जो किचन है, सभी अपने तालियों से सहयोग करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्प निवेदन करता हूँ, हमारे बीच हमारे आदरणीय शशि दीदी जी हैं। शशि दीदी जी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, स्पोर्ट्स विंग के चेयरपर्सन भी है, और नित नई सेवाओं में हमेशा बिजी भी रहते हैं, सबको सेवाओं में बिजी भी रखते हैं। और ख़ास करके इस पांडव भवन कॉम्प्लेक्स का संपूर्ण प्रभार दीदी जी के पास है। तो मैं निवेदन करता हूँ दीदी जी, आज के इस मौके पर आपके आशीर्वचन हमारे। ओम शांति।
आज का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हम सब एक ऐसी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसा कहा भी जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। इसलिए तन को भी स्वस्थ रखना, मन को भी स्वस्थ रखना, जिसके लिए विशेष हमारी क्लीनिनेस की बहुत ही आवश्यकता है। और यहाँ पर जो भोजन बनता है या मंदिरों में अन्य स्थान पर भोजन बनाते हैं, वो भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं। और यहाँ पर भोजन बनाने वाले हमारे सभी भाई बहनें इसी भावना से बनाते हैं कि हम परमात्मा और परमात्मा के बच्चों के लिए भोजन बनाएं, और उनके लिए ही बनाते हैं। सभी प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें एक दो बातें हैं, क्लीनिनेस और सिस्टम अच्छा हो, और ऐसा सिस्टम हो सच्चाई सफाई रहे, और जो भी भोजन स्वीकार करे और जो भोजन खिलाने वाले हैं उनको भी अगर ये नियम मालूम पड़ जाते हैं तो उसका पूरी तरह से वो ध्यान रख कर के सबके स्वास्थ्य को और मन को ठीक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया में भी अन्नदान बहुत महत्व कहा जाता है, लेकिन ये भोजन जो हम खिलाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा दान है, जिसके लिए आज सभी भाई बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सभी अपने आप से इन सब की ट्रेनिंग लेकर के अपने आप से वायदा करेंगे और अपने आप से इस पर ध्यान भी देंगे कि हमको सफाई भी रखनी है और भोजन को कैसे सिस्टमेटिकली सर्व करना है वो भी ध्यान रखेंगे, जिसके लिए ट्रेनिंग देने वाले हमारे जो भाई दिल्ली और राजस्थान सरकार से आए हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतना समय निकाल करके हम सबको ये सिखाने के लिए आए। अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके विषय में अधिक जानकारी देंगे। ओम शांति। आपकी जो ये ट्रेनिंग है, आप सभी लोग खाने के शौकीन हैं या नहीं है ना? अच्छा, जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? अच्छा, जीने के लिए खाते हैं। कोई ऐसे जो खाने के लिए जीते हो? है कोई? बोले सुबह उठे खाना खाना है, फिर दोपहर के फिर खाना है, टाइमिंग देख रहे हैं बस अब कब खाना मिलने वाला है। ऐसे कोई नहीं है? होना चाहिए, फूड ही होना चाहिए इंसान को। बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, राइट। और यदि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो साथ ही साथ भाई भूखे पेट भजन ना होई, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो हमारे जीवन का जो बेस है वो भोजन, और इस भोजन में कई बार हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। खाना बनाने वाले गलती कर देते हैं, खाने वाले भी गलती कर देते हैं, राइट। अब समस्या क्या आती हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या है, साथ ही साथ कुछ जो बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बहुत ही कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का पूरा टाइम शेड्यूल एकदम फिक्स होता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार आप सभी लोगों के लिए ज़ोरदार तालियाँ कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आप मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए बैठे हैं, राइट। आप लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी आज तक सीखा है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आपकी ट्रेनिंग है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की तरफ से कराया जा रहा है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई FSSAI के द्वारा। किसी ने नाम सुना है FSSAI का? जी, क्या होता है FSSAI? फूड सेफ्टी, उसमें SAI भी है। फूड सेफ्टी तो स्टार्टिंग हो गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, ये निर्धारित करता है कि आप मार्केट में पूरे
भारत में किसी भी कोने में चले जाएं, आप कोई भी पैक्ड आइटम अगर परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस पूरे के पूरे आइटम में वो कोने में एक आपको FSSAI का लोगो दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। ये लोगो लगा हुआ मिलता है, एक छोटे से पैकेट से लेकर एक बड़े से बड़े पैकेट तक। जिस भी पैकेट में अगर आपको ये FSSAI का लोगो लगा हुआ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ आपके खाने या पीने योग्य नहीं। क्योंकि पहले के टाइम पर होता था कि आपने सुना होगा या जब कभी आपने देखा होगा, मसाला चक्की वालों को जानते हैं आप, मसाले पीसते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, राइट, धना, ये सारी चीज़ों का उपयोग हम डेली यूज़ पर करते हैं खाने पीने के आइटम में। और वो क्या करते थे, अपने मसाला चक्कियों में इन चीज़ों को पीस लेते थे और रात में पूरा परिवार बैठता था, मोमबत्ती जलाता था, एक वाइट कलर की पॉलीथिन लेता था और उसको चिपका कर पैक कर देता था। और फिर काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स में, मार्ट्स में या छोटी छोटी दुकानों में वहाँ पर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को पहुँचा दिया जाता था। और पहुँचाने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे डेली खाने के उपयोग में आ जाता था। बट आज के टाइम पर FSSAI के बनने के बाद, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के आने के बाद ये सारी चीज़ें मार्केट में बंद हो गई, राइट। इसके साथ ही साथ जब 2011 में FSSAI आपका बना, इसकी नींव रखी गई 2006 में पूरे भारत देश में। वैसे तो इसकी नींव रख दी गई थी 1916 में, 1916 में, लेकिन हम भारत देश में रहते थे, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उतना ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादातर हमारे नॉनवेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और हम इंडियंस ज़्यादातर वेज खाने को प्रेफर करते हैं। आज भी भारत देश की नींव रखी गई है बहुत सारे विदेशी कंट्रीज़ में। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अमेरिका, यूरोप, जर्मन, फ्रांस, इटली, दुनिया भर की जगहों पर आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर खाना खाया जाता है तो हमारे भारत देश का जो बेस है वो खाना खाया जाता है। हाँ, मसाले वो कम खा पाते हैं बिकॉज उनका लीवर हमारे जितना मजबूत नहीं होता। हमारा लीवर मजबूत क्यों होता है? मौसम। ओके सर, वेरी नाइस। बचपन से हम जड़ी बूटियां खा रहे हैं ना जानते हुए भी। हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी माताएं बैठी हुई हैं। अदरक के बिना चाय कैसी लगती है? कितने पी लेंगे बिना अदरक की चाय? भाई जेंट्स में हो सकता है कि पसंद ना हो, बट लेडीज़ में 100% चाहिए कि अदरक वाली चाय। इट कम्स फ्रॉम माई मदर। मेरी मम्मी को अदरक मतलब ऐसा कि बिल्कुल दिल खुश कर देती, राइट। सुबह से आंखें खुल भी नहीं रही हैं, अदरक वाली चाय पी लो तो तुरंत खुल जाती है, राइट। सो अदरक आपकी बॉडी के लिए है। काली मिर्च का हम इस्तेमाल करते हैं, तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का बेस्ट एंटीसेप्टिक। हल्दी हम पर डे खाते हैं, राइट। प्लस मसाले, जो तेज पत्ता है आपका, लौंग है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इसलिए हमारा लीवर, इसलिए कोविड में हम बच गए। हमने वो दौर देखा है कि कोविड जैसी चीज़ हमारे पास से निकल गई, राइट। सो हम बचे। बट दूसरी कंट्रीज़ में आप देखें पर डे 8-8, 10-10 लाख लोग बीमार हो रहे थे, 5-5, 6-6 लाख लोग मर जा रहे थे। चाइना में तो लोगों को दफनाने की जगह ख़त्म हो गई थी, राइट। बट इतना बड़ा पैंडमिक हमने देखा, उसके बावजूद हम यहाँ बैठे हुए हैं। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। फोस्टेक की स्टार्टिंग की गई अक्टूबर 2017 में। ये स्टार्टिंग इसलिए की गई क्योंकि 1954 में भारत देश में एक एक्ट आया, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। अडल्ट्रेशन का मतलब कोई बता सकता है? मिलावट। मिलावट होती है हमारे खाने में? बिल्कुल होती है, काफ़ी सारे लोग करते हैं। पहले होता था पानी में दूध दूध में पानी मिलाते थे। आजकल क्या किया जाता है? पानी में दूध मिला दिया जाता है, एग्जैक्टली, राइट। प्लस बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपके गिफ्ट पर्टिकुलर पैक्ड फूड आइटम आपको देते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन केमिकल्स की हमें जानकारी भी नहीं होती। अब दूध जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फार्मलिन मिला दिया जाता है। फार्मलिन एक इतना खतरनाक केमिकल है जो किसी मुर्दे की बॉडी को सड़ने से बचाता है, राइट। और वो फार्मलिन हमारे मिल्क जैसे प्रोडक्ट, जिसको बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यूज़ करते हैं, वो फार्मलिन उसमें मिला दिया जाता है सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए।
और हमारी जानकारी की अनभिज्ञता के कारण, हमारे जानकारी के अभाव के कारण, हमारे जागरूक ना होने के कारण उस पैकेट में लिखा होता है कहीं पर अगर कोई कोड लिखा हुआ है, सपोज E61, E62, E71, उस कोड की जानकारी हमें नहीं है और हमने बोला ये तो बेस्ट क्वालिटी का है, ये 30 रुपये का है, ये 35 का मिल रहा है, ये वाला लो, राइट। ये हमारा बस हाल नहीं है, ये पूरे भारत देश में हमारा वही हाल है। अब सीन क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तक पानी पूरी पसंद है किसी को? पसंद है पानी पूरी, राइट। अब पानी पूरी का एक कहावत थी, बोले जब तक पानी पूरी वाले का पसीना उस पानी पूरी में नहीं जाएगा तब तक टेस्ट नहीं आएगा। आज ऐसा है क्या? आज हमें चाहिए हाइजीनिक खाना कि बंदा भाई जो पानी पूरी बना रहा है उसके हाथ में एटलीस्ट ग्लव्स हों, ग्लव्स ना ही सही कम से कम हाथ डुबा कर पानी पूरी का पानी तो ना दे, कम से कम एटलीस्ट करछली से दे, राइट। क्लैडल का इस्तेमाल करें। हम हाइजीनिक हो चुके हैं, हमें साफ सफाई पसंद आ गई है, राइट। इसी चीज़ को देखते हुए कि भाई भारत देश में यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है या बिजनेस करना चाहता है, कोई भी चीज़ें सोचता है, या इतने बड़े बड़े जो संस्था चल रहे हैं, आपका इतना बड़ा विश्व में एक बड़ा स्थान आप रखते हैं, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, इन जगहों पर जो पर डे इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है, तो जब लाखों की संख्या में लोग इस भोजन को खाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये भोजन अनहाइजीनिक बन रहा है, अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस के कारण बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये पर्टिकुलर जो आपका भोजन है वो आपके खाने के बाद आपको कोई ना कोई बीमारी का घर तो नहीं कर रहा है, आपके स्वास्थ्य पर असर तो नहीं डाल रहा है। इसके लिए भारत देश के अंदर अक्टूबर 2017 में फोस्टैक ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। फोस्टैक आप देख सकते हैं, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। पूरे भारतवर्ष में इसके 229 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और मुझ जैसे 2540 मास्टर ट्रेनर्स हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से ऑल इंडिया में 7th रैंक रखता हूं मैं। एंड अभी तक पूरे भारत में 59,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जा चुकी हैं और लगभग 22,87,000 से ज़्यादा फूड हैंडलर्स इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर चुके हैं 2017 से लेकर अब तक। हमारा जल्द जो आने वाले समय का टारगेट है वो है मिशन 25 लाख। इस मिशन 25 लाख का मतलब ये है, अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम भारत देश में रहते हैं, सभी रहते हैं, कोई पाकिस्तान से तो नहीं नहीं है, ओके ठीक है। सो भारतीय हैं हम, बट हम में थोड़ी सी कमियां भी हैं, हम आलसी बहुत हैं। देन काम कर रहे हैं, पता भी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ गलत है, लेकिन बाजू वाला वो कर रहा है तो हम भी वही करेंगे, राइट। आपने देखा होगा, आप लोग जब कभी यहाँ घूमने जाते होंगे, बहुत सारी मार्केट में आपको शॉप्स मिलती होंगी। कुछ शॉप्स आपको बहुत साफ सुथरी मिलती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि रोड साइड पर लगी हुई हैं और उनके आजू बाजू कचरा है। तो उसकी दुकान चल रही है तो उसी के बाजू में एक दूसरा कॉम्पिटिटर उसका तैयार हो जाता है, बोले मैं भी लगाऊंगा, कचरे में तो इसकी भी चल रही है, मेरे को भी 2-5 पैसे बच जाएंगे, राइट। सो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने ये मिशन रखा हुआ है। हमारा टारगेट था अप्रैल 2023 तक इस ट्रेनिंग को 25 लाख लोगों तक पहुंचाने का, बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, ये ट्रेनिंग्स उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाई, उतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए गवर्नमेंट ने इसका एक्सटेंशन किया 2 साल का। 1 अप्रैल 2025 तक का हमारा टारगेट है लगभग 25 लाख लोगों को, और उस टारगेट के काफ़ी नज़दीक हैं हम, लगभग 23 लाख पर हम पहुंच रहे हैं, राइट। देन जैसे ही ये टारगेट गवर्नमेंट का कंप्लीट होता है, आपने ध्यान दिया होगा, आधार कार्ड बने थे, फर्स्ट डे बनवाया था कितने लोगों ने? वेरी नाइस, मैंने कहा था हम आलसी हैं, राइट। नोटबंदी हुई थी सर, सिस्टम नहीं आया फर्स्ट डे, एग्जैक्टली, राइट। प्लस हमने न्यूज़ देखी लॉकडाउन की। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम टहलने निकल गए, बोले लॉकडाउन कहा गया है, होगा नहीं होगा, चलो चल के देखते हैं। फिर जब पुलिस वालों ने कई लोगों को पिटाई लगाई तब भागे, बोले अरे लॉकडाउन है, राइट। फिर सेम चीज़ हुई नोटबंदी में, नोटबंदी हुई, बोले 2000 के नोट बंद हो गए, 500 के नोट बंद हो गए, पुराने वाले 500 के बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए। तो फर्स्ट डे किसी ने वापस नहीं किए, लास्ट डे का वेट कर रहे थे। आज भी भारत देश में पुराने नोटों की अगर मैं बात करूं, 500, 1000, 2000 के अभी भी 1,98,000 करोड़ रुपीस की करेंसी अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं है। ओनली 96% नोट बदले गए, 4% नोट अभी भी गायब है,
राइट। सो ये डेटा कहता है, ये हमारे भारत का डेटा है। और वही चीज़ हमारे भारत देश में होती है कि खाने पीने से रिलेटेड जो होती है, राइट, इन चीज़ों को सही करने के लिए फूड सेफ्टी ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के हिसाब से सेफ फूड किसको कहते हैं? सेफ फूड हाइजीनिक हो, वेरी नाइस सर। और कोई? बीमारी ना लाए, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम। हाइजीनिक हो, वेरी नाइस। और कोई? फ्रेश हो, वेरी नाइस। इजी टू डाइजेस्ट हो, वेरी नाइस। पौष्टिक हो, वेरी नाइस। सभी के आंसर्स ऑलमोस्ट सही हैं। मेरा कहना बस इतना है, खाने योग्य हो, राइट। जो खाना मैं बना रहा हूं, बना रही हूं, वो खाना अगर मैं स्वयं खा सकता हूं या खा सकती हूं, तब वो मैं अपने किसी दूसरे कलीग को या अपने किसी जो जैसे बाहर की आपके शॉप्स हैं, दूसरे कस्टमर को मैं खिला सकता हूं। मतलब मेरा जो कस्टमर है वो कष्ट से नहीं मरना चाहिए। कस्टमर की डेफिनेशन जो आज तक थी, ग्राहक भगवान है। मतलब भाई आप जब भोजन बना रहे हैं तो आपके लिए भी जो लोग खा रहे हैं वो एक तरह से आपके भोजन को टेस्ट कर रहे हैं ना, राइट। वही चीज़ आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से कहीं कुछ ले रहे हैं, तो वो भी आपका कस्टमर के बेस पे ही वो उसको लेते हैं। तो कस्टमर गॉड हुआ करता था, आज कस्टमर कष्ट से मरने वाला हो गया, राइट। सो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। ये इसका ट्रेनिंग मैनुअल है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के हिसाब से आपकी ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन्स चलाते होंगे, एंड्रॉयड फ़ोन जितने लोगों के भी पास है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में फोस्टैक या FSSAI, फोस्टैक आपको लिखना है तो FOSTAC सबसे ऊपर लिखा हुआ है, FSSAI जस्ट उसके बाजू में है। इन दोनों को आप चाहें सिंगल सिंगल गूगल पर आप डाल सकते हैं। इनमें कुछ पेजेस ओपन होंगे। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनमें इनके पेजेस को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे देश में होने वाले जो बदलाव हैं खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, उनकी जानकारियां, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपका इस शेड्यूल 4 के बारे में। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप FSSAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसके होम पेज में आप जाएंगे, उसके बाद FSS रेगुलेशंस में आप जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपका FSS रेगुलेशन का पेज ओपन होगा। आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मराठी, वॉटएवर जिस भी लैंग्वेज में आपको देखना हो, उस लैंग्वेज में आपको ये पर्टिकुलर भारत सरकार का राजपत्र देखने के लिए मिल जाएगा, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। इस राजपत्र में आपको सारी की सारी खाद्य विभाग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कि किन चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, देन काफ़ी जगहों पर कलर्स का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। खेती किसानी में हम कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में, पेस्टिसाइड्स का। तो इन चीज़ों को किस लेवल तक यूज़ करना है, वो सारी की सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बट जानकारी तो आ गई हमारे पास, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो खाने पीने का आइटम है वो पर डे किसी ना किसी हैज़ार्ड का, किसी ना किसी दुर्घटना का, घटना का, खतरे का सामना करता है, जिसमें सबसे पहला हैज़ार्ड आता है आपका फिजिकल हैज़ार्ड, राइट। अब फिजिकल इन द सेंस भौतिक घटक, मतलब कि जिस पर्टिकुलर फूड आइटम में, जैसे आप लोग चाय पीते हैं सभी लोग जी, चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, ऑब्वियसली। खाना आप खा रहे हैं, खाने में बाल आ जाए तब आप क्या करते हैं? अलग कर देते, बोले नहीं मेरी कलीग ने बनाया है, मैं उससे बहुत लगाव रखती हूँ, बाल ही तो है, खा लेते हैं। नहीं कर सकते ना, तुरंत ही हमारा मन खराब हो जाता है। खाने में यदि कोई ऐसा पार्टिकल गिर जाए जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो आपके खाने को दूषित कर देता है। अब वो चाहे आपका फॉइल हो, प्लास्टिक हो, कीट हो, पत्थर हो, धूल हो, मिट्टी हो, या किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े हों, इसके अलावा आपके बाल, नाखून हो। अच्छा, नाखून छोटे रखने चाहिए कि बड़े? छोटे। अगर हम बड़े नाखून रखेंगे तो क्या होगा? बीमारियां हैं। नाखून का वीडियो देखेंगे, ये नेल्स हैं हमारे,
इनमें जमा होने वाला ये कचरा है। इस कचरे को सब्जी में डालने से बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, नेल्स हमें छोटे रखने, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये देखिए, ऐसे माइक्रोब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये माइक्रोब्स हमें दिखाई नहीं देते, बट ये हमारे खाने पीने के आइटम में होते हैं, राइट। तो फिजिकल हैजार्ड के तहत आपको किचन एरिया में जब भी जाना है तो शेफ कैप पहनना कंपलसरी है। कोई भी व्यक्ति आपके किचन एरिया में एंटर अगर हो रहा है तो महिलाओं को बाल बांधकर रखना, जूड़ा बनाना, प्लस आपका नेट कैप लगाना कंपलसरी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बालों का आप बांधकर एक सिंगल कैप आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बोले नेट कैप का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कई जगह मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, अभी तक भारत में 17 स्टेट्स में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, राइट। कई जगह बोलते हैं, बोले साहब आप तो ज़बरदस्ती का खर्चा बता रहे हो, कौन कैप खरीदता घूमेगा। तो मैंने बोला भाई इंडिया जुगाड़ पे चलता है, राइट। आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर ले लें थोड़ा मोटा वाला, या कार्टन आप ले लें, हल्का सा उसको फोल्ड करें और स्टेपलर पिन मार दें अपने सिर के साइज़ का, आपका कैप बन जाएगा, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हैं। किसी भी खाने पीने के आइटम को अगर आप डायरेक्ट टच कर रहे हैं तो नेल्स आपके छोटे होने ज़रूरी हैं। किसी भी प्रकार के ज्वेलरी आइटम्स जो किचन में काम कर रहे हैं वो नहीं पहन सकते कि लाइक हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या वैसे तो यहाँ पर उतना आई थिंक अलाउड नहीं होगा, राइट। बट मान्यता वाले कई बार हम धागे पहन लेते हैं, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, राइट। ये मान्यता वाले धागे आप मैक्सिमम 3 दिन पहन सकते हैं, बिकॉज इस धागे में होता है कपड़ा, और ये कपड़ा पर डे आपका पानी के संपर्क में आता है और वो माइक्रोब्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करता रहता है। अच्छा, इस बंद कमरे में अगर मैं एक सिंगल माइक्रोब को रख दूं तो आने वाले 4 घंटे में उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? माइक्रोब्स कैसे बढ़ते हैं? मल्टीपल होते हैं, वेरी नाइस। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। विद इन 4 आवर्स अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर शोध में पाया गया है, एक सिंगल माइक्रोब को अगर बंद कमरे में रखें तो अगले 4 घंटे में उनकी संख्या 32 लाख से ज़्यादा हो जाती है। अब वो माइक्रोब आपको बताकर तो नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए कोरोना के चाचा मामा का लड़का निकला वो पर्टिकुलर माइक्रोब, तो फिर क्या होगा? आप बीमार हो सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपका जो सेकेंड घटक है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल घटक, या जिसे बायोलॉजिकल हैजार्ड कहा जाता है। क्या माइक्रोब्स को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, यस मैम? ओके, माइक्रोस्कोप से नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं क्या? कोरोना देखा किसी ने? कैसा दिखता था? नेल्स बड़े बड़े थे, आंखें लाल थीं, चेहरा हरा था, बाल बड़े थे, ऐसा कुछ नहीं भाई। एक 0.4 mm का वायरस था जिसको आप अपनी नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते, और उस वायरस ने पूरे के पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। हमने देखा, हमने सुना, हमने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, अखबारों में पढ़ा, बहुत सारी हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी। उनमें पाया गया कि एक 0.4 mm का वायरस इतना तहलका मचा सकता है, राइट। और इन वायरसेस को या इन माइक्रोब्स को आप सेफ कैसे कर सकते हैं? तो सेफ करने के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना उस पर्टिकुलर फूड का आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कि पका हुआ भोजन है, जो कुक्ड फूड है, उस पर्टिकुलर फूड को आपको 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर रखना है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम कहा जाता था डॉक्टर्स के द्वारा, वैद्य के द्वारा, काफ़ी बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि गर्म चीज़ों का सेवन करें। गर्म चीज़ें इसलिए क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स आपके जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मिल्क का हम इस्तेमाल करते हैं, दूध का, राइट। अब दूध को जब हम लेकर आते हैं या मार्केट से जब आता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उसको बॉईल करते हैं, राइट। बॉईल क्यों करते हैं? बिल्कुल, बट स्टरलाइजेशन है, बट उसमें हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है कि भाई उसके जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाएं, इसलिए उसको 100 डिग्री तक बॉईल किया जाता है और उस मिल्क को आप उसके बाद उपयोग करते हैं। माइक्रोब्स असर कैसे दिखाते हैं?
आपने फूड पॉइजनिंग सुनी है? फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा बेस है माइक्रोबल ग्रोथ। इन माइक्रोब्स के कारण ही फूड पॉइजनिंग होती है। ये आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। कई बार आपको इंटरनल ईचिंग होने लगेगी, बॉडी में रैशेस आ जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, या फेस या बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फूड पॉइजनिंग के कारण होती हैं। साथ ही साथ इसको पहचाना कैसे जा सकता है कि फूड में फूड पॉइजनिंग हो रही है, फूड आपका स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ये 3 तरीके से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहला, उस खाने का टेस्ट बदल जाएगा। टेस्ट किस तरीके से? सपोज आपने कर्ड लिया, दही, राइट? दही जब आप लेंगे तो फर्स्ट डे आप खाएंगे तो वो दही आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उस दही को थर्ड डे खाएंगे तो क्या होगा? खट्टा हो जाएगा। और 5th डे खाएंगे तो कड़वा हो जाएगा। एग्जैक्टली, खाने योग्य नहीं रहेगा। तो बैक्टीरिया फर्स्ट डे भी था उसमें, जिस बैक्टीरिया का नाम था लैक्टोबैसिलस, बट वही बैक्टीरिया की जब मात्रा बढ़ गई, वो बैक्टीरिया बढ़ गए, तो थर्ड डे उसने उसके टेस्ट को बदल दिया और 5th डे तक उसने उसको खाने योग्य नहीं रहने दिया, राइट? तो आप टेस्ट से पहचान सकते हैं कि आपका फूड खराब हो रहा है। सेकेंड आता है स्मेल, बदबू जो आती है। कई बार आप गुजरते होंगे जहाँ पर नॉनवेज की शॉप्स हैं, कभी आप लोग यहाँ से निकलते होंगे, नॉनवेज शॉप्स के सामने से जब निकलते हैं तो या तो सांस रोकना पड़ जाती है, या तो नाक बंद करना पड़ जाती है, राइट? और इवन हम उस तरफ देखते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? उस नॉनवेज का टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर। नॉनवेज को इतने प्रॉपर टेम्परेचर पर रखना जरूरी है जितना आप सेफ्टी से आइसक्रीम को रखते हैं, 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पर। बट नॉनवेज हमारे यहाँ पर क्या होता है? बोले हम भारत देश में रहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो शॉप वालों का क्या रहता है? बोले सुबह से पहुंचे, छीला काटा लटका दिया। अब उसकी सुगंध, उसकी खुशबू जब तक लोगों के नाक तक नहीं पहुंचेगी तब तक लोग खिंच के मेरी दुकान नहीं आएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो वो गलत है। नॉनवेज का भी जो टेम्परेचर उनको मेंटेन करना चाहिए, दैट शुड बी बिलो 5 डिग्री, और अगर ज़्यादा समय तक स्टोर करना है तो -18 डिग्री। देन साथ ही साथ थर्ड आपका आता है केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल की स्टार्टिंग हुई भारत देश में 1976 में। उससे पहले पेस्टिसाइड्स का हम उपयोग ही नहीं जानते थे। अच्छा, हमसे पहले की जो जनरेशन थी उसकी एक एवरेज एज क्या हुआ करती थी? 80, 90, 100। हमारी क्या रह गई है? 50, 60, 40, 45। वेरी नाइस सर, काफ़ी करीब हैं आप। FSSAI कहता है अरे नहीं सर, आप आंसर में काफ़ी करिए। आया सर, कैसा कर रहे हैं आप लोग? आई एम सो सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा कहना यह था, FSSAI कहता है भाई 40 के ऊपर जितने सब बोनस में जी रहे हैं। क्यों? पेस्टिसाइड इतने हमारे खाने में, बेस ही खराब हो चुका है। हम जो सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, जो भी बेस आ रहा है हमारे पास, उसमें पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड डाला किस तरीके से जाता है? खेत में किसानों के पास आप जाइएगा, उनसे पूछिएगा आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बताएंगे अंदाजे से, राइट? कि पर्टिकुलर बॉटल लेकर आया, मैंने पेस्टिसाइड की दुकान वाले से पूछा, मैंने भाई साहब 1 एकड़ मेरी खेती है, 1 बीघा ज़मीन है, मेरे को कितना पेस्टिसाइड डालना चाहिए? तो उस पर्टिकुलर बॉटल में पीछे लिखा इंस्ट्रक्शन कहता है, कंपनी वाले भी बड़ा गेम करते हैं, डालना होता है 40 से 50 ml, उसमें लिख देते हैं 50 ml से 100 ml तक। तो हम भारत के लोग हैं, हम मैक्सिमम पे चलते हैं, राइट? तो हमने क्या किया? बोले 100 ml इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान भाई ने हमारे ये किया। अब दुकान वाले से पूछा, बोले भाई साहब कितना डालना चाहिए, कीड़ा लगते लगते बच जाता है हर साल। बोले एक काम करो, 125 कर दो, कंपनी 100 कह रही है, तुम 125 कर दो, ठीक है? अब 125 ml के लिए वो लेकर आया, उसने रास्ते में सोचा, दिमाग लगाया, बोले पिछले साल ही डाला था 125 ml, कीड़ा लगते लगते बच गया था। इस साल मजदूर को बोलता हूँ, भाई वो खुद तो डालेगा नहीं, मजदूर को बोलता हूँ, बोले 150 ml डाल देना। अब मजदूर तक वो पहुंचा, 150 ml पहुंच गया। अब 150 ml मजदूर के लिए बोला, मजदूर ने बोला पिछली बार इनने 125 बोला था, मैंने 150 डाला था, इस बार 150 बोला है, 200 कर देता हूं, टेंशन ही खत्म। अब डालना था 50 से 70 ml, पहुंचा वो 200 ml। अब जरा सोचिए, जो पर्टिकुलर फूड हम खा रहे हैं वो किस लेवल का होगा। उस पर्टिकुलर बॉटल में क्लियर मेंशन होता है पॉइजन। और अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको हम धुलकर खा लेते हैं, जैसे आपका चावल है, दाल है, इसको तो धुल लेते हैं।
कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसी मिलावट की जा रही है जिनको आप धुल के खा भी नहीं सकते। अच्छा, तेल कितने लोग धुलकर उपयोग करते? शक्कर तो धुल लेते होंगे, मैदा तो पक्का धुलते होंगे, आटा तो धुल के ही खाते होंगे। खाते हैं क्या? नहीं। इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट। सो इन चीज़ों को जब हम धुलकर नहीं खाते हैं, और कई जगहों पर देखा जाता है, स्टोर एरिया में देखा जाता है, ये खुली हुई बोरियों में रखे होते हैं। अब मेरे को तो आपका स्टोर नहीं पता, हो सकता है बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो, बट काफ़ी जगहों पर देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर आइटम्स खुली बोरियों में, खुली जगहों पर रखे होते हैं, जिससे कि हवा, धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, इन सारी चीज़ों के संपर्क में ये आते हैं, और इनसे वो पर्टिकुलर फूड आइटम खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट। देन सेकेंड, सोने पे सुहागा काम करता है हमारे यहाँ पर। अच्छा, नूडल्स खाते हैं कोई? हाँ, पसंद रहा हो नूडल्स कभी? चाइनीज नूडल्स, नूडल्स का कलर क्या होना चाहिए? चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना वालों ने बनाया था, नूडल्स वालों ने बनाया वाइट कलर का नूडल्स। भारत देश में आया, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुई, हरा नूडल, काला नूडल, पीला नूडल, नीला नूडल। चाइना वाले सर्वे करने आए, भारत देश आके उनने सुसाइड कर लिया, बोले मैंने सफ़ेद बनाया था, इनने तो क्या कर डाला, राइट। सो अब कलर का हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के आइटम में। अब कलर कैसे डाला जाता है? मिठाई तो पसंद होगी, मीठा पसंद है, राइट। अब मीठा आप देखते होंगे, रोड साइड में आप देखते होंगे, यहाँ पर इमरती जलेबी काफ़ी जगह बिकती है, जलेबी, रबड़ी एंड ऑल। अभी मैं जब आ रहा था आप लोगों के यहाँ पर, रास्ते में एक शॉप थी, वो बेचारी जलेबी शर्मा रही थी, बोले इतनी पीली मैं जवानी में नहीं थी जितना इसने मेरे को अभी कर दिया, राइट। कलर ऐसा डाला जाता है सर कि आंख बंद करके डाल रहे हैं, और आंख तब खुलती है जब दिखने में अच्छा लगने लगे। अंदाजे से कलर डाला जाता है, जबकि उस कलर को पचाने की क्षमता हमारी बॉडी में नहीं होती। देन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट फूड वाले इस्तेमाल करते हैं, या आप कभी डीप फ्राई अगर करते हैं कोई आइटम्स को, तो उन ऑयल का जो होता है, ऑयल में एक टीपीसी लेवल होता है। ऑयल को जब हम बार बार गर्म ठंडा करते हैं तो उसका टीपीसी लेवल बढ़ने लगता है, और जब वो 25% के ऊपर हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जो ऑयल है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इवन ऑयल में इतने ज़्यादा केमिकल्स हम मिलाने लगे हैं, टार मिला देते हैं ऑयल में, राइट। अब कई जगहों पर आपने देखा होगा अलग अलग रेट्स के ऑयल मिलते हैं, कोई 100 रुपये लीटर भी देता है, कोई 200 रुपये लीटर भी देता है, राइट। रेट्स अलग अलग हैं, बट कई सारी कंपनीज जो करती हैं रिसाइकल ऑयल सेल आउट करती हैं, कि फर्स्ट टाइम ऑयल कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ, वहाँ से उठकर चला गया किसी 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में सिंगल टाइम यूज़ हुआ, फिर कंटेनर्स में भरा, उसको सील पैक किया, उसके बाद वो चला गया किसी छोटी शॉप्स में, छोटी शॉप से आया, फिर वहाँ पर 2-3 बार यूज़ हुआ, हल्का काला हुआ, उसको छान के रख लिया, छानने के बाद उसमें टार मिलाया, या तो फिर आजकल तो नया कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसमें अरारोट या कॉर्नफ्लोर कर दीजिए, तो उसका जितना कचरा है वो पूरा उसमें सोख लेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे आपके केमिकल्स भी आ गए मार्केट में, उसका वो किया, और उसके बाद फिर छोटे शॉपकीपर्स को दे दिया जाता है, स्ट्रीट फूड वालों को, तो वो बढ़िया भजिया, समोसे, ऑल चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, राइट। तो इस पूरी चेन को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने रूको नाम की स्कीम लेकर आई, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल स्कीम। इस स्कीम के तहत जितने भी लोग कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कुकिंग ऑयल आपका बच जाता है तो उस कुकिंग ऑयल को गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कुछ कंपनी हैं जो अराउंड 40 to 50% रेट में दोबारा परचेज कर रही हैं। उससे भारत सरकार अब बायोडीजल बना रही है जो आपके दूसरे ईंधन का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, वन सेकेंड, ये कैसे खत्म होगा सर? कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनसे आप खाने पीने के आइटम में मिलावट को पहचान सकते हैं। जैसे सब्जियां आती हैं, अब सब्जी ऐसी होती थी ना पहले कि बारिश के टाइम पर टमाटर मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे, बट आज 12 महीने मिलते हैं। पहले होता था गर्मियों में लोग टमाटर सुखा लेते थे छत में कि बारिश में नहीं मिलेगा या रेट बढ़ जाएगा, आज पूरे टाइम पर मिलते हैं। आम हमें सिर्फ गर्मियों में खाने मिलता था, आज 12 महीने मिलता है,
राइट? वो कैसे पॉसिबल है? हम इनऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती नहीं करते। ऑर्गेनिक में सीजन वाइज खेती होती थी, इनऑर्गेनिक में कोई भी केमिकल डाल दो, आप कहीं भी कुछ भी उगा लो, राइट? इस तरीके से बहुत बेसिक से टेस्ट हैं। ये कुछ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिनके द्वारा, जैसे टी है, चाय की पत्ती में कोई मिलावट होती है क्या? बिल्कुल। हम चाय पीते ही नहीं है, हम टी डस्ट पीते हैं, राइट? इवन काफ़ी सारी कंपनीज अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को चाय का अडल्ट्रेट बनाने के लिए, कि लाइक आपको एडिक्शन हो जाए उस चीज़ का, उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, अफीम ऐड कर देते हैं कि आपको उसी चाय का टेस्ट अच्छा लगेगा, बाकी दूसरी कोई चाय अच्छी नहीं लगेगी, राइट? इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर हैं, गरम मसाले हैं, इनमें मिलावट की जाती है, राइट? इनको सारी चीज़ों को चेक करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाया। इस इनिशिएटिव का नाम है डार्ट बुक। आप मोबाइल फोन्स में कर सकते हैं, DART, डार्ट, BOOK बुक बाय FSSAI इन हिंदी। अगर आपको हिंदी में चाहिए है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का वर्जन भी इसमें है। ये मात्र 30 पेज की बुक है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के सहयोग से, प्लस भारत की स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव जो हमने मनाया आज से 2 साल पहले, उसके तहत हमारे देश के एक IAS हैं डॉक्टर भट्ट, उन्होंने इस बुक का निर्माण किया। वो उत्तराखंड में IAS हैं और उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए, बिकॉज उत्तराखंड एक आपका बहुत बड़ा टूर स्पॉट है, टूरिज्म प्लेस है, जैसे कि आपका राजस्थान है, वैसे ही वहाँ की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस बुक का निर्माण किया। इस बुक में 30 पेज की बुक में आपके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, शुगर आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम्स, साथ ही साथ आपके खाद्यान्न आइटम, नमक, मसाले, दाल, इवन आपके कहना चाहिए किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। डार्ट बुक का नाम ही है डिटेक्ट अडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट बुक। इस बुक को आप मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड कर लें या आप उसका PDF अगर पॉसिबल हो तो अपने किचन एरिया में रखें, प्रिंट आउट निकलवाकर। इस बुक में आपको बहुत ही आसान तरीके दिए गए हैं कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में अडल्ट्रेशन पहचान सकते हैं, कि उसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं है, राइट? जैसे काफ़ी जगहों पर आपने देखा हो, गरम मसाला जो हम इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाले में कई बार इतने ज़्यादा केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं कि वो आपके पर्टिकुलर स्टमक रिलेटेड आपको डिसीजेज स्टार्ट कर देते हैं। इवन जैसे हमारे भारत देश को कहा जाता है कि हम पॉपुलेशन में आज नंबर 1 है, पता है आप सभी को? लगभग 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, विश्व में सबसे प्रथम है। इकोनॉमी में हम सबसे प्रथम है, राइट? विश्व की बड़ी शक्तियों में हमारा नाम लिया जाता है। वैसे ही हमारे देश का एक नाम और है, द लैंड ऑफ कैंसर, राइट? द लैंड ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का घर है हमारा देश। आज आप देखें तो हर 100 में से आपको 10 से 15 लोग ऐसे मिलेंगे जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, राइट? किसी को ट्यूमर है, इवन कई बार हम सुनते बस थे किसी को कैंसर हो गया, राइट? उस समय एक माहौल हुआ करता था आज से 15 साल 20 साल पहले कि लोग उस मोहल्ले से निकलना बंद कर देते थे जिस पर्टिकुलर घर में कैंसर होता था। एक ऐसे दहशत का माहौल था। लेकिन आज आपको अगर कोई बोले, मैं बोल दूं मेरे को कैंसर है, बोले अरे कोई नई बात है क्या, 10-15 लोग और आपके हाथ में दिमाग में होते हैं, राइट? और इस पर्टिकुलर बीमारी में सहयोग जो है वो हमारी लापरवाही का है। आप में से कितने लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? वेरी नाइस। कितने लोग हैं जो पहले दिन बीमार होते हैं और उसी दिन डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, हम भारत देश में रहते हैं, हम बीमार होते हैं तो पहले हम खुद डॉक्टर होते हैं 3 दिन तक। या सुनो, यस, 3 दिन तक जब हमारी बीमारी सही नहीं होती फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है भाई साहब या बहन जी ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, है ना? अब ब्लड टेस्ट हमने करा लिया, बोले चलो 200-300-500 रुपए लग जाते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के बाद उस ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हमारा रिएक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली, फालतू का पैसा लग गया, पैसे बर्बाद हो गए। मतलब कि मैंने बीमारी में पैसा लगाया, मेरे को बीमारी निकलना जरूरी है। मैंने ECG कराई, मैंने MRI कराया, मेरा 40,000 रुपए लगा, मेरे दिल में छेद क्यों नहीं निकला?
राइट, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, जो कि गलत है। भाई अगर आपको किसी छोटे मोटे से टेस्ट से ये पता चल रहा है कि आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, तो इसमें नुकसान वाली या अपने आप को निराश करने वाली तो बात है ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, जान है तो जहान है बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली हम दुखी हो जाते हैं, बोले 500 लग गए, अब क्या करेंगे, पानी पूरी का खर्चा निकल गया, राइट। सो ये नहीं करना है, आपको थोड़ा सा खुश होना है कि चलो भाई मैं स्वस्थ हूं, मेरे को इतने छोटे से टेस्ट से पता चल गया। इसी के लिए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की अनुसूची क्रमांक 4 के पैराग्राफ क्रमांक 10.1.2 में ये निर्धारित किया, जो कि दूसरे देशों में कई सालों से निर्धारित, कि आप यदि खाने पीने के आइटम से जुड़े हुए, वैसे तो ये मेरे हिसाब से पूरे भारत के नागरिकों के लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए, राइट, कि आपको साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि इंटरनली इनिशियल लेवल पर अगर मेरे को ईश्वर न करे कभी आप बीमार हों, लेकिन अगर अंदर ही अंदर मेरे को कोई बीमारी घर कर रही है, तो वो आपको स्टार्टिंग लेवल पर पता चल जाएगी, जिसका इलाज कर पाना संभव है। आप सभी लोगों ने युवराज सिंह, हनी सिंह का नाम सुना होगा, राइट। युवराज सिंह, हनी सिंह दोनों को कैंसर था, बट कैंसर जैसी बीमारी से वो लड़कर आज जीवित हैं। क्यों? पैसा था इसलिए? नहीं, ट्रीटमेंट सही टाइम पर हो गया इसलिए। पैसा तो इरफान खान के पास भी था, पान सिंह तोमर मूवी में जो थे, राइट, बट उनको भी जो बीमारी है वो पता कब चली, एक लेवल कंप्लीट होने के बाद, थर्ड लेवल या एडवांस लेवल के बाद, इसलिए वो अपनी जिंदगी से जंग हार गए, राइट। तो हमें जंग जीतनी है, हमें 100 साल नहीं, हमें 200 साल जीना है, राइट, बट कोशिश करनी है कि हमें स्वस्थ भोजन करना है, प्लस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है आपका टॉक्सिक फूड जो हम खाते हैं, केमिकल वाला या पेस्टिसाइड्स वाला, लुब्रिकेंट्स के द्वारा जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका असर हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है, थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। भारत देश में काजू की खेती की जाती थी, केरल के राज्य में कासनगोड नाम की एक जगह थी। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से ये जहर छिड़का गया था। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहाँ की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। आरो गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। ट्रेन का नाम ही रखना पड़ गया कैंसर ट्रेन, राइट। हेलो, तो ये स्थितियां हैं हमारे यहां पर। 1 सेकेंड, आप सभी लोगों के पास मैं एक लिस्ट भेज रहा हूं 1 बाय 1। इसमें यदि आपका नाम है फर्स्ट वाली लिस्ट में,
तो उस नाम के सामने आपको सिग्नेचर करने, ठीक है। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको जब आप सेकंड में आप जाएंगे तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं। सबसे पहला है ट्रेनी नेम, तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी की जगह आपको फादर नेम अपना लिखना है। थर्ड है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिखना है। नेक्स्ट है ट्रेनी आईडी, वहां पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है, राइट। देन ट्रेनी पासवर्ड, वहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। एंड सिग्नेचर की जगह पर आपको सिग्नेचर करना है। मैं फर्स्ट वाले इसमें चेंज कर देता हूं, उसी सीक्वेंस में आप सभी लोग उसको फिल कर दीजिएगा। हार्डली 1 मिनट लगेगा, मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू। लगभग 75 डिग्री गर्म पानी से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वाटर। अगर खाने पीने की वर्किंग एरिया के आसपास या उसके आजू बाजू कहीं पर भी पानी रुक जाता है, जमा हो जाता है, तो वहाँ पर ढलान होनी ज़रूरी है। उस पानी को निकलना इम्पॉर्टेंट है। पानी अगर रुकेगा तो वो वहाँ पर बैक्टीरियाज उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है पेस्ट एंड रेडोनेंस। अच्छा, इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है या चूहे? बताएं सर। इंसान ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ओके। चूहे को मार डालते हैं, ठीक है सर। अच्छा, चूहे को कभी आपने देखा होगा चूहा मार दवाई दी जाती है कई जगहों पर। उसने चूहा मार दवाई खाई और पानी पी लिया, बचेगा मर जाएगा? फिर कभी हम ट्राई करें कि हमने चूहा मार दवाई खाई और पानी पी लिया, डॉक्टर नहीं मिला तो क्या होगा? तो फिर ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? चूहा। एग्जैक्टली। सो अब वही चूहा कई बार खाने पीने के आइटम्स में टॉयलेट कर देता है, यूरिनल्स कर देता है, या उसके कोई पार्टिकल्स हमारे खाने पीने स्टोर एरिया के आसपास रह जाते हैं, या कई जगहों पर देखे जाते हैं, खासकर रेलवे स्टेशंस के आसपास। और वही भोजन कई बार हम ग्रहण कर लेते हैं, जो कि गलत है। इनसे पेस्ट से भी कंट्रोल करना आपके वर्किंग एरिया को, आपके प्रेमाइसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है ह्यूमन टच। अब कई बार आदत होती है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, बोले क्या करते हैं, बोले कान में उंगली कर लेते हैं, या कभी नाक में किसी ने उंगली कर ली, किसी ने दांतों से नाखूनों को कुरेद लिया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ईचिंग कर ली, और फिर बोले कोई आया, बोले भाई साहब ज़रा एक रोटी देना, तो उसी हाथ से उठाकर चपाती दे दी, राइट। बोले कौन ही देख रहा है? तो बॉडी के अलग अलग जिस भी पार्ट को अगर कभी आप टच कर रहे हैं, ह्यूमन कांटेक्ट में अगर आप बॉडी के आ रहे हैं, बॉडी पार्ट के, तो आप डायरेक्ट किसी भी फूड आइटम को टच नहीं कर सकते। आपको पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद किसी खाने पीने के आइटम को टच करना है। नेक्स्ट है रॉ फूड। कच्चे भोजन से पका भोजन, पके भोजन से कच्चे भोजन को जब आप टच करें, उस समय पर भी आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। इसमें तो आप लोग काफ़ी अच्छे हैं कि भाई आपके वर्किंग एरिया के आसपास किसी भी प्रकार की खुली हुई नालियाँ ना हो, कचरा वगैरह ना फेंका जाए, कोई जानवर पशु लाइक बिल्ली वगैरह वहाँ पर आकर उस बर्तन को जूठा ना करें, गार्बेज बैग्स प्रॉपर टाइम पर क्लीन होते रहें, कारखानों वगैरह से आने वाला धुआं आपके वर्किंग प्रीमाइसेस में ना आए। तो ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका ये फ्लो चार्ट है, 9 स्टेप में पूरा होता है। सबसे होता है पहले परचेसिंग। स्टोर एरिया के हैं कोई इंचार्ज यहाँ पर? सर जैसे हम परचेज करते हैं, तो परचेज हमने किया पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसकी फिर आप हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हैं। फीफो रजिस्टर बनाया हुआ है होगा जी, वेरी नाइस। फीफो रजिस्टर आपके पास होना जरूरी है। फीफो क्या है आपका? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्रोडक्ट आपके प्रीमाइसेस में पहले आएगा उसका उपयोग पहले किया जाएगा। नहीं तो कई बार होता है कुछ मसाले हैं या कोई आइटम्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 3 महीने के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं, बट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। सेकेंड, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मार्च महीने में बना तो क्या ये पॉसिबल है मार्च में ही आपके पास पहुंच जाए? नहीं ना, वो अप्रैल या मई में भी आ सकता है, और हो सकता है जून में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको हमेशा
जब आप परचेसिंग कर रहे हैं, देन रिसीव कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, इन तीनों टाइम पर आपको मौका मिलता है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करने का। आपने परचेज किया, जब देखा उस समय आप प्रोडक्ट देखें, जब आप उसे स्टोर कर रहे हैं पर्टिकुलर शेल्फ्स में आप रख रहे हैं, तब आप उसको रखें। शेल्फ में भी ऐसा नहीं कि पहले से 2 पैकेट रखे हुए हैं किसी मसाले के और नए पैकेट 10 आए उसी के ऊपर रख दिए। अब उपयोग करें तो ऊपर के कर लिए, नीचे के तो रखे हुए हैं, राइट। फिर नया आया, फिर उसके ऊपर रख दिया। एक समय के बाद नीचे वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका एक्सपायर हो गया, तो पता चला वो पुराने के साथ नया भी चला गया, नए के साथ पुराना भी चला गया, राइट। तो ऐसा नहीं करें, पुराने प्रोडक्ट को पहले बाहर निकालें, नए प्रोडक्ट को अंदर रखें, उसके बाद ही इवन जब यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो आप उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा चेक करें। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। जब आप फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड प्रिपरेशन में हमें किन वेसल्स का, किस धातु के बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए? वेरी नाइस, स्टेनलेस स्टील, राइट। सम टाइम आप आयरन के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे के बने हुए वेसल्स जो हैं, बट उनका रखरखाव प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आप उनको धुल रहे हैं हमेशा उनको आपको उल्टा करके रखना है, उनमें पानी जमा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन टेराकोटा वाले जो आते हैं, पैंस वगैरह आते हैं, नॉन स्टिक पैंस, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, कैंसर इनसे होता है। एल्यूमिनियम से भी कैंसर होता है सर। पीतल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पीतल में आप किसी भी प्रकार के सिट्रिक चीज़ों का, खट्टी चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तांबा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तांबे में आप किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ों को नहीं रख सकते, मिल्क रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को नहीं रख सकते, वो भी जहर बन जाएगा केमिकल रिएक्शन के कारण। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, पहले के टाइम पर किया भी जाता था। देन नेक्स्ट आता है कुकिंग। अब जब मैं कुकिंग कर रहा हूं या कर रही हूं तो कुकिंग के दौरान हमें ख्याल रखना है, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना है, बालों को बांध कर रखना है, ज्वेलरी आइटम्स नहीं पहनने हैं, नेल्स छोटे रखने हैं। कई बार कटिंग चॉपिंग के दौरान हमें चोट लग जाती है, कटिंग कर रहे हैं, सब्जी वगैरह काट रहे हैं, चोट लग गई, हाथ कट गया, क्या करते हैं, बोले लाल मिर्च पाउडर लगा लेते, अच्छा सॉरी हल्दी लगा लेते, ओके ठीक है, हल्दी लगा लेते हैं। अब हल्दी हमने लगा लिया और उसके बाद फिर बढ़िया काम करना चालू कर दिया, या कोई गंदा सा कपड़ा हमने बांध दिया, तो ऐसा नहीं। किचन एरिया में हमेशा आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में आपके बैंडेज हो, कॉटन हो, डिटॉल या सेवलॉन हो, इसके अलावा कोई ऑइंटमेंट हो जिसको आप उपयोग कर सकें जलने के दौरान, राइट। नेक्स्ट आता है आपका होल्डिंग। जो प्रोडक्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, मैक्सिमम किसी प्रोडक्ट को आप 2 घंटे होल्ड कर सकते हैं। 2 घंटे अगर आपने होल्ड किया है तो आप उसको रीहीट करें 2 घंटे के बाद। मतलब जो मैंने 60 डिग्री बताया था फर्स्ट टाइम हीट का टेम्परेचर था, 75 डिग्री टेम्परेचर फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब आपने उसको दोबारा रीहीट कर दिया, राइट। देन होल्डिंग के बाद आता है आपका कूलिंग। अब कई बार प्रोडक्ट्स होते हैं कि हमें तुरंत बनाना है, उसको ठंडा करना है और सर्व करना है, तो इसके लिए आप 4 टाइप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो किसी पतले छोटे बर्तन में अगर प्रोडक्ट रखा है तो उसको आप किसी बड़े या फैले हुए बर्तन में रख दें तो वो जल्दी आपका ठंडा हो जाएगा। स्टरिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लैडल वगैरह को ले लिया, उसके ऊपर हल्का हल्का हिलाते रहे और किसी फैन के आसपास रख दिया तो वो जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा जो आइस आती है, किसी एक बर्तन में आइस रखा और आइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को रख दिया तो भी वो जल्दी आपका ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। देन आपका आता है रीहीटिंग, तो रीहीट आपको करना है 2 घंटे के बाद ही। देन है आपका सर्विंग। सर्विंग के दौरान किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब आप सर्व कर रहे हैं तो सर्विंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो आप बर्तनों का इस्तेमाल, जैसे स्पून हैं, फोक्स हैं या ग्लासेस हैं, तो ऐसा नहीं कि ग्लासेस को हमने ऐसे उंगली लगा के पकड़ लिया या ग्लास को ऊपर से हमने पकड़ लिया, ग्लास को बेस से आपको पकड़ना है। स्पून फोक्स हैं, कभी भी उनको टॉप से आप नहीं, जहाँ से यूज़ करना है वहाँ से आप नहीं टच कर सकते। उसके बीच में आप देखेंगे हल्का सा कर्व होता है, गैप, उस गैप से आपको उस पर्टिकुलर स्पून फोक को पकड़ के किसी गेस्ट को या किसी भी आपके साथी को देना है। देन वर्किंग एरिया में अगर इस तरीके की सीलिंग्स हैं, वॉल्स हैं या इस तरीके के गैप्स हैं या डिज़ाइंस हैं सीलिंग में, तो वो पर्टिकुलर डिज़ाइंस फ्लैट होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें कॉकरोच, मच्छर,
छिपकली, ऐसे जीव जो आपके पेस्ट हैं, उनके छुपने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा किचन एरिया का जो डोर है वो ओपन एंड क्लोज डोर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बार बार हाथ लगाना है। पुश वाला जो है वो वाला नहीं। अगर पुश करने वाला है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथों का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, आप अपने एल्बो या शोल्डर का इस्तेमाल करके उस डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ड्रेनेज जितने भी हैं उन ड्रेनेज में इस तरीके के जाली लगे होने कंपलसरी हैं। ड्रेनेज में चोक्स होने समय समय जगह जगहों पर होने ज़रूरी हैं ताकि उन ड्रेनेज में कचरा ना भर सके। जो छोटे वाले ड्रेनेज हैं जिनमें जाली लगी हुई है, उन ड्रेनेज में अगर वो कभी चोक हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तो हर हफ्ते में एक दिन आप क्या करें, नाइट के टाइम पर जब आपका किचन क्लोज हो रहा हो उस समय 1 कटोरी खाने वाला नमक लें, उस ड्रेनेज का जाली आप ओपन करें और उस पर्टिकुलर ड्रेनेज में उस नमक को आप डाल दें और मॉर्निंग के टाइम पर 1 बाल्टी गर्म पानी लें और फ्लो के साथ उसमें डाल दें। तो जो कचरा होगा उसका, जो आपका जहाँ डिश वॉशर एरिया है, वह खासकर उस नाली में हमेशा कचरा जमा होता है और धीरे धीरे जो आपका खाने का आइटम है वो जमा होता जाता है, तो उससे बड़े वाले चूहे और कॉकरोच आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनसे आप निजात पा सकते हैं इस तरीके से। प्लस कॉकरोच से बचने के लिए आप एंटी रॉच जेल, एक मार्केट में आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी रॉच जेल की कुछ बूंदें आप वहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल ना करें कि वहाँ बैठे हुए हैं किचन एरिया में या आपके कैफेटेरिया में आपका मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा हो गए तो मैंने स्प्रे करा दिया या कॉइल लगा दिया या अगरबत्ती लगा दिया, वो ना करें। केमिकल है वो। आप कुछ देसी नुस्खों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन को पानी में उबालकर उसके पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं। कपूर, लौंग, काली मिर्च का एक मिक्सअप करके उसे पानी में उबालकर उस पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक वो पानी आपका चलेगा। राइट। देन लंबी अगर नालियां हैं तो उनमें इस तरीके के ड्रेनेज लगे होने ज़रूरी हैं। विंडोज़ अगर कांच के हैं, कांच टूटा हुआ है तो उन कांचों की समय पर मरम्मत होना ज़रूरी है। जो भी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं वो मशीनरी आपकी पर डे क्लीन होनी ज़रूरी है, चाहे वो माइक्रोवेव्स हों या आपका ग्राइंडर हैं, मिक्सर्स हैं या किसी भी प्रकार रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीज़र्स हैं, इनकी आपकी समय समय पर क्लीनिनेस होते रहना ज़रूरी है। जब भी आप माइक्रोवेव या रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र का आप क्लीनिनेस करें, सॉफ्ट कपड़ा हमेशा लें, हार्ड कपड़ा ना लें। प्लस कंप्लीट क्लीनिंग के बाद आप एक कटा हुआ नींबू पानी के साथ रख सकते हैं उसमें कटोरी में, जिससे उसके अंदर का जितना भी स्टेन्स हैं या कई बार स्मेल जो आने लगती है वो स्मेल उस अरोमा से दूर हो जाएगी। देन लिड्स जो हैं, लिड्स लगी होनी ज़रूरी हैं। ढक्कन लगा होना हर वेसल के उसमें ज़रूरी है, नहीं तो फिजिकल हैजार्ड हो जाएगा। पता चला 2 छिपकली ऊपर लड़ रही थीं, अब एक हार गई, एक जीत गई और ढक्कन खुला हुआ है, गिर गया, मिल्क में गिर गया, सब्जी में गिर गया, दाल में गिर गया, तो वो पर्टिकुलर छिपकली आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट, जो भी आपके स्टोरिंग एरिया हैं वहाँ पर जो भी आपके वेसल्स हैं उनमें, इन कंटेनर्स में, आपके बॉक्सेस में उनका लिड लगा होना, ढक्कन लगा होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मार्केट में रैपिंग पॉलीथिन्स आती हैं, रैपिंग पॉलीथिन्स पतली वाली, उनको रैप कर सकते हैं आप उसमें, उसके बाद उसे स्टोर कर सकते हैं। सेम चीज़ रेफ्रिजरेटर में भी आपको करना है। रेफ्रिजरेटर में आपको जो भी आइटम्स रखने हैं वो खुले आप नहीं रख सकते, वो भी आपको रैपिंग पॉलीथिन्स के साथ ही रखने हैं। पोर्टेबल पानी का आपको इस्तेमाल करना है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास होनी ज़रूरी है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट करा लें सर अगर पॉसिबल हो तो। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं 10,500 ISO लेवल का पानी ही आप पोर्टेबल पानी मानेंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। 3 सिंक मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी क्लीननेस में है कि लाइक क्लीनिंग स्टाफ हैं तो पहले जो भी बचा हुआ भोजन है वो आपको डस्टबिन में डिस्पोज करना है, फिर प्रॉपर डिटर्जेंट और लगभग 75 डिग्री गर्म पानी से या 65 डिग्री गर्म पानी से उस पर्टिकुलर बर्तन को आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उस बर्तन को उल्टा करके रखना है या किसी साफ़ सुथरे सूखे कपड़े से पोंछना है। अब कई जगहों पर देखा जाता है कि जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जब वो कपड़े लेकर आए गए थे तब वो वाइट कलर के थे, आज मटमैले से या काले कलर के हो गए। कई वर्किंग एरियाज़ में देखा जाता है उस कपड़े को उठाया कुछ इस तरीके से जाता है कि हाथ में क्या उठा लिया,
राइट। काला हो चुका होता है वो कपड़ा, क्यों? क्योंकि बर्तन पोंछने के लिए भी वही कपड़ा, बर्तनों को पकड़ने के लिए भी वही कपड़ा, टेबल क्लीन करने के लिए भी वही कपड़ा, कभी कभी खाना बनाते पसीना आ गया वो भी पोंछ लिया, राइट। सो ऐसा पर्टिकुलर जो आपके कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डस्टिंग क्लॉथ्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉटन के होने ज़रूरी हैं। हर उसका पेयर होना ज़रूरी है कि आज जो यूज़ किया उसको धुलवा दिया, कल दूसरा यूज़ कर लिया, परसों आज वाला यूज़ कर लिया, राइट। देन जो भी प्रोडक्ट रिसीव करते हैं उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग हमेशा चेक करें, वो प्रोडक्ट कहीं से कटा फटा तो नहीं है, उसकी पैकेजिंग कहीं से कटी फटी हुई तो नहीं है, उसमें FSSAI का लाइसेंस नंबर है या नहीं है, इसके अलावा उसका बैच नंबर, बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, उसके रख रखाव के तरीके। बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि लाइक वाटर बॉटल्स होती हैं वो कई बार स्टोर एरिया के बाहर डली होती हैं धूप में, तो धूप में अगर वो रखी होती हैं तो वो कंटेमिनेट हो जाती हैं, धूप से उनका एक अलग दुश्मनी होती है, राइट। और उस कारण से वो पर्टिकुलर जो खाद्य है वो आपका ख़राब हो जाता है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा लोग पॉलीथिन में चाय पैक करके दे देते हैं, राइट। अब वो पॉलीथिन में जैसे ही वो गर्म चाय जाती है तो उस पॉलीथिन के लगभग 1500 छोटे छोटे से कण बन जाते हैं और एक गैस रिलीज करते हैं, और वो गैस उस चाय में मिक्स हो जाती है, और वो चाय जब हम पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी उससे हो सकती है, राइट। पैकेजिंग आप हमेशा चेक करें। फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो इस तरीके के ना हों, साफ़ सुथरे फ्रूट्स आपको इस्तेमाल करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रिसीव करने हैं। पैक्ड आइटम का किसी भी तरीके से बोरी या कंटेनर उसका कटा फटा ना हो। वैक्यूम पैक आइटम कहीं से लीक ना हो। टिन वगैरह जो हैं इनमें कहीं जंग ना लगा हो, प्लस पर्टिकुलर कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ें उसमें लिखी हों। स्टोर एरिया में फ्रोज़न आइटम -18 डिग्री टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल रॉ मटेरियल है वो 21 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर में हो सकता है। स्टोर एरिया इस तरीके से आप स्टोर एरिया बना सकते हैं कि हर एक चीज़ में आप देखेंगे ढक्कन लगा हुआ है। प्लस काफ़ी जगहों पर देखा जाता है ड्रम्स में हम आइटम रख देते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स में। अब वो ड्रम जहाँ पर रखे हुए हैं तो वो जो के त्यों रखे हुए हैं, वो कब क्लीन होंगे? जब डीप क्लीनिंग होगी, दिवाली या होली या कभी किसी बड़े त्यौहार के टाइम पर। उसको फिर जब हटाएंगे तो उसके नीचे पतली मिट्टी की परत, छोटे छोटे बारीक कीड़े देखने को मिलेंगे। तो यदि कोई भी हैवी मटेरियल आपके यहाँ पर रखा हुआ है स्टोर एरिया में, तो उसको ज़मीन से 6 इंच ऊंचाई पर, दीवार से 6 इंच दूरी पर रखना ज़रूरी है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, वहाँ की साफ़ सफाई प्रॉपर होती रहेगी, प्लस चूहों के छुपने की जगह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चूहों पर अगर आप ध्यान दें वो हमेशा दीवार के कोनों में घूमते हैं, और जब भी आप कभी उसको भगाने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो वो जाकर सीधे वो ड्रम के पीछे छुप जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम आलसी हैं, उसको भी पता होता है ये आलसी हैं, ड्रम नहीं खिसकाएंगे, साल में 1 बार खिसकाते हैं, राइट। सो इसका आपको ख्याल रखना है कि उसे आप दीवार से दूरी पर रखें। रेफ्रिजरेटर आपका नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। फूड जो पैक करते हैं वो फूड पैकेजिंग कंटेनर्स में पैक होना ज़रूरी है। टॉप शेल्फ में रेडी टू ईट या वेज सैलेड्स आप रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। मीडियम शेल्फ में कुक्ड जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो, और सबसे बॉटम शेल्फ है उसमें आपकी जो रॉ वेजिटेबल हैं आप वो रख सकते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन वेज से नॉनवेज या रॉ मटेरियल से कुक्ड मटेरियल के थ्रू होता है। हाथों से अगर आपने किसी चीज़ को टच किया है और डायरेक्ट फिर खाने को आप टच कर रहे हैं तो भी आपका क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। और इक्विपमेंट से फूड में, इक्विपमेंट में कई जगह देखा जाता है, किचन एरिया में आप चॉपिंग बोर्ड रखते हैं क्या? जी, वेरी नाइस। कई जगहों पर देखा जाता है लकड़ी का पटा रखते हैं जी। अब पॉलिस्टर वाला होगा वो, वाइट वाला, राइट, ठीक है। आप पहले जो रखते थे लकड़ी का पटा, तब आपने देखा होगा उसमें ऐसा कर्व बन जाता है। अब ये लकड़ी कहाँ गई? खाने में, राइट। सो इसीलिए, और प्लस लकड़ी जो है वो पर डे आपका पानी के संपर्क में आ रही है, सब्जियों के, फलों के रस के संपर्क में आ रही है। और लकड़ी को आप कभी अगर पानी के संपर्क में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, काली पड़ने लगती है,
राइट, और वही लकड़ी का बना हुआ भोजन हम खा रहे थे, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। तंदूर आप जो इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तंदूर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक तंदूर कंपलसरी कर दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर जो आपके मिट्टी वाले तंदूर आते थे उनको टोटल बैन कर दिया गया। सब मिट्टी हाइजीनिक है, लेकिन जब आप तंदूर में उसको रखते हैं, होता क्या है, वो मिट्टी जो है वो कई बार पैरों से मैश करके उस तंदूर को बनाया जाता है, प्लस हाथों, गंदे हाथों से, प्लस जो मिट्टी कहाँ से आ रही है, प्लस उसमें ओनली मिट्टी नहीं होती, उसमें भूसा भी ऐड होता है, राख भी ऐड होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद उसको कोटिंग की जाती है। इस कारण से मिट्टी के तंदूर को प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि वो रोटी में चिपक भी जाती है वो मिट्टी, और कई बार खाने में ख़राब भी कर देती है खाने को, राइट। जी, ऑफिशियली बैन किया है गवर्नमेंट ने उसको, आप गूगल कर सकते हैं। FSSAI ने, दिल्ली में तो टोटल बैन हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक तंदूर ही मिलते हैं, इलेक्ट्रिक वाला मिलता है। नहीं सर, कोयला वाला जो है, कोयले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ, लेकिन हाइजीन और रूल्स को मानना थोड़ी सी हमारी मजबूरी भी है और हमारा कर्तव्य भी राइट। बाकी जो चल रहा है, यस मैम, not, that is not plastic man, that is a polyester. No, plastic is not mandatory, it's totally banned. Polyester based chopping board is in the rule book. So polyester based chopping board, because polyester, what happens ki whenever you are keeping it in a heat na, to it goes with the air, तो वो आपके खाने में नहीं जाता, राइट। बट लकड़ी जो है उसका कोई ना कोई पार्टिकल आपके खाने में जाएगा, वो आपके स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाएगा, राइट। देन चॉपिंग बोर्ड्स के अलग अलग कलर्स डिसाइडेड हैं, वेज, नॉन वेज, देन फ्रूट्स के लिए अलग कलर है। ये टेम्परेचर डेंजर जोन है आपका, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। रेड कलर में जो है, यहाँ पर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा क्विकली ग्रो करते हैं, एंड 100% जो आपको दिख रहा है येलो कलर, वहाँ पर आपका जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते 60 डिग्री के ऊपर। तो टेम्परेचर खाने का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो रिन्यूअल वगैरह होते हैं फूड लाइसेंसेस के, इनके लिए आप फॉस्कॉस पोर्टल में जा सकते हैं। ये फूड सेफ्टी कंप्लाइंस सिस्टम भारत सरकार का बनाया हुआ पोर्टल है। इसमें आप तत्काल लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, तत्काल अगर आपको कराना है तो। न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्लस रिन्यूअल प्लस मॉडिफिकेशन, इसमें आपको ध्यान देना है, आपके जितने भी प्रेमाइसिस हैं, हर प्रेमाइसिस का अलग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा कि एक आबू में है, एक माउंट में है, तो दोनों का एक ही लाइसेंस है, नहीं चलेगा। अलग अलग आपको लाइसेंस होने ज़रूरी हैं, राइट। लाइसेंस को आप कितने दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं? 180 डेज़ पहले तक आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। लाइसेंस में जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल में जाकर देख सकते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, इसके यूज़र मैनुअल कैसे हैं, इस पोर्टल को चलाना किस तरीके से है, सारी की सारी जानकारी आपके यहाँ पर फॉस्कॉस के थ्रू मिल जाएगी। और आपके यहाँ के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लगभग 5-6 दिनों से सर लोगों के साथ में हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, एंड इट्स थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरे को इतनी बड़ी आज अपॉर्चुनिटी दी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। मेरी तरफ से ये छोटी सी आपके लिए ट्रेनिंग थी। आई होप मेरी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जिन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किए हैं वो सिग्नेचर ज़रूर करिएगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा।